हाँ भाई, सब लोग ऐसा ही करने वाले हो इसमें। ठीक है, वेलकम आपका। उम्मीद है हो जाए, है ना। चलो अभी इससे पहले क्या कर रहे थे अपन? अभी ये तैयारी से पहले क्या कर रहे थे? अभी ग्रेजुएशन हो गई या 12th पास? क्या ग्रेजुएशन है सबकी कंप्लीट है? तो कुछ कहीं कोचिंग की है, कुछ कर रहे थे तैयारी? फर्स्ट टाइम यहीं पर है आपका? जॉब में हो? तो फिर जॉब में मैनेज कैसे करोगे दोपहर में? अच्छा, कौन सी जॉब में? किस में? अच्छा, अच्छी जॉब है फिर तो। चलो, तो सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, पता होगा, है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज तो अब मतलब सबका ही है बराबर, लगभग जो भी क्लासेज आपकी लगने वाली हैं। अभी जो फिलहाल शुरू करेंगे हम किसको? साइंस को शुरू करेंगे इसमें। आ जाओ। अच्छा, इसमें मीडियम क्या है आप सबका? हिंदी? इंग्लिश? कित हिंदी? हिंदी वाले कितने लोग हैं हाथ उठाना? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हिंदी? तुम्हारा अकेला इंग्लिश? आपका इंग्लिश है? कोई नहीं, चलो। वैसे भी इसके जो ज़्यादातर साइंस के वर्ड रहते हैं वो तो इंग्लिश में ही रहते ही हैं, है ना। तो नॉर्मल जो लैंग्वेज है अपनी वो हिंदी, और बाकी वर्ड तो इंग्लिश में ही यूज करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं इसमें ये बताओ? साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड मतलब 12th में बायो, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका अभी बायो, चलो। बाकी सबका कॉमर्स बैकग्राउंड है? आर्ट्स? ठीक है। चलो, हम तो बेसिक से ही समझेंगे इसको, शुरुआत यहीं से करेंगे बेसिक से, कि जितना बेसिक से चल सकते हैं उतने से करेंगे, क्योंकि एसआई में जो अब आएगा आपका, जिस हिसाब का उन्होंने पेपर दिया है, तो प्री और मेंस का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी पूरी यही है कि पेपर पीएससी के लेवल का ही आने वाला है। अब वो वनडे लेवल का तो पेपर नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी पोस्ट हैं उनका 10 गुना लेना है। बल्कि पीएससी में तो 15 गुना लेते हैं, कि अगर 100 पोस्ट निकली हैं पीएससी की तो प्री में वो 1500 लोगों को लेंगे। और इसमें अगर 100 पोस्ट निकली हैं तो आपके 1000 ही लोग जाने वाले हैं, यानी उससे कम ही जाने वाला, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ही। और मेंस में भी 150 नंबर का एक एक पार्ट उन्होंने रख ही दिया है, तो मेंस में भी साइंस आपकी है ही। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ प्री और मेंस का। जैसे साइंस है तो साइंस का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल साइंस। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत साइंस इसको हम बोलते हैं। जो दूसरी होती है इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस या आधुनिक साइंस। इस मॉडर्न साइंस के अंदर इंक्लूड करते हैं हम मेनली टेक्नोलॉजी को, कि जो भी साइंस से रिलेटेड तकनीकी है वो आपकी तकनीकी किस में आ जाएगी? मॉडर्न साइंस में। ट्रेडिशनल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं तीन चीज़ों को। सबसे पहला आता है इसमें से बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, और थर्ड आएगा केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपके किस में हो गए? मॉडर्न, वो ट्रेडिशनल साइंस के अंदर परंपरागत जो अब तक जो हम बेसिकली पढ़ते आ रहे थे। इस ट्रेडिशनल साइंस को जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डेली लाइफ साइंस। डेली लाइफ साइंस, या इसी को बोल देते हैं अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस। तो जितने भी वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, एमपी व्यापम हो गया, एमपी व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, है ना, यहाँ तक कि पीसीएस, सीडीएस, ये जो जितने भी एग्जाम होते हैं इन सब के अंदर हमें चाहिए होता है एक जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब है जिसको एक बेसिक बेसिक जानकारी साइंस की हो। उन्हें कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई साइंटिस्ट केमिकल वाला नहीं चाहिए, एक जनरल साइंस चाहिए। और यहाँ जनरल साइंस का मतलब ये हो गया कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे डेली लाइफ में हम डेली खाना खाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, क्योंकि ये
सुबह से लेकर शाम तक हमारे पेट में यूज हो रहा है इस चीज का। ठीक है, हम अगर पंखा चला रहे हैं तो पंखे की जो मोटर है, वो मोटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये भी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तीसरी चीज, ये फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री में जैसे ही हम जाते हैं तो केमिस्ट्री में पूछ लेगा कि जो घरों में बैटरी यूज हो रही है, इस बैटरी में क्या यूज करते हैं हम, कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो ये अप्लाइड साइंस हो गई। हम नींबू खा रहे हैं, नींबू में कौन सा एसिड होता है, जो नमक खा रहे हैं वो क्या कहलाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास डेली लाइफ में जो चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइंस। अब दूसरा इसमें से आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है आपका जो मेंस वाला पार्ट है, उस मेंस वाले पार्ट के अंदर इंक्लूड है आपका मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी। और मॉडर्न साइंस का मतलब इसमें से आपके क्या पूछा जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल सबसे ज़्यादा अगर हमारी लाइफ में यूज हो रहा है तो वो इसी का, जैसे अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा, हम आसपास डेली पढ़ते हैं कि आज किसी ने ये सैटेलाइट छोड़ा, वो सैटेलाइट छोड़ा, ऐसा किया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। तीसरी इसमें से आती है कि कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, है ना। रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, इस तरीके के जो, जिसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चौथी आती है कि कोई भी बैक्टीरिया का यूज करके हमने कोई नया चीज बनाई है, या जैसे अभी कोरोना आया था पीछे, तो उस कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए, या क्या कैसे यूज हुआ। आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, है ना। वहाँ पर हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर वगैरह ये सब। तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे करके जो आपकी ये चीज़ें जो मिलकर आती हैं, ये सब किस में से आती हैं, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में या मॉडर्न साइंस वाले पार्ट में। तो मॉडर्न साइंस के अंदर मेनली हम पढ़ते हैं इनको। तो जो प्रीमेंस में आपके आने वाला है वो किससे आने वाला है, ये टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से ज़्यादा। और प्लस इसमें हम कर सकते हैं जनरल साइंस। इसको जीएस को जनरल स्टडी नहीं समझना, इसमें मतलब है जनरल साइंस से। और जनरल साइंस मतलब ये वाला पार्ट, समझ गए। तो फिलहाल जब हमारी पहले प्री निकल जाएगी तब तो हम मेंस पर चल पाएंगे। और इनको भी समझने से पहले हमारे पास जनरल साइंस का होना जरूरी है। तो एक बेसिक से अगर हमें शुरुआत करना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। इनको समझने के बाद तब हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। जैसे हमें एलिमेंट समझ में आ गए, उनकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन और उसके फ्लो को भी समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन और फ्लो को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक समझ पाएंगे। ठीक है ना। जैसे डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से। तो पहले ये समझना जरूरी है कि सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में कहाँ आ रहा है, और उसमें क्या चीज़ें मिला सकते हैं, आखिर सिलिकॉन को ही यूज क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें भी समझना जरूरी होता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से, किसको, जनरल साइंस को। तो पहली चीज समझते हैं साइंस या विज्ञान। आखिर विज्ञान क्या है। जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग सब लोगों ने कक्षा 6 से साइंस पढ़ रहे हैं, और 10वीं तक तो बेसिकली सबने पढ़ी होती है। 10वीं के बाद हम फिर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कक्षा 6 से हम एक ही चीज पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु का या विषय का क्रमबद्ध ज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन, इसको बोलेंगे सिस्टेमैटिक स्टडी। सिस्टेमैटिक स्टडी क्या कहलाता है आपका, साइंस कहलाता है। हर चीज में क्या, क्यों, कैसे करते करते जब हम किसी प्रूवन चीज पे पहुंच जाते हैं, प्रूवन का मतलब है जो पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी हो, जो समझ में आ रही हो, उसके पीछे का कोई रीजन ना बचा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश क्यों आ रहा है, पहला क्वेश्चन। प्रकाश अगर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन। प्रकाश क्या है, तीसरा क्वेश्चन। प्रकाश का क्या प्रभाव है, चौथा क्वेश्चन। धरती पर हमें कोई चीजें दिखाई दे रही हैं, क्यों दिख रही हैं, कैसे दिख रही हैं, कहां से देख रहे हैं हम, है ना। ये सारी चीजें पार्ट किसका है, साइंस का है। अब जब साइंस को हम यहां से स्टडी करते हैं तो जो भी हम स्टडी करते हैं उसको बांटते हैं दो पार्ट में। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं लिविंग साइंस, लिविंग साइंस। दूसरा आता है, इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस।
लिविंग साइंस का मतलब है जीव विज्ञान। साइंस की एक सबसे बड़ी ब्रांच है, पहली उसका नाम क्या है? जीव विज्ञान। दूसरा है, इसको हम बोलेंगे अजीव विज्ञान या नॉन लिविंग साइंस। समझ पा रहे हो यहां तक की चीज? कोई समस्या तो नहीं? लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में जहां पर हम जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अजीवित साइंस के अंदर जहां पर हम पदार्थ या ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग साइंस। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग साइंस। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान, लिविंग साइंस। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि हमने बोला कि जीवित जीवों का अध्ययन, तो पहला क्वेश्चन आखिर जीवित किसको बोलेंगे? आपको हमें दो चीजें हमने अगर दे दी तो कैसे समझोगे कि आप ये एक जीवित है और दूसरी अजीवित है? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। यहां से समझते हैं, अगर हमें किसी के अंदर कुछ ये लक्षण दिखाई देते हैं, पहला लक्षण क्या है? जितने भी जीवित होते हैं ये सब पोषण लेते हैं। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। प्रत्येक जीव का सबसे पहला लक्षण है पोषण लेना। पोषण का मतलब है जो हम फूड खाते हैं, लेते हैं, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे हैं, सब पोषण लेते हैं। पेड़ पौधे जड़ों से खींचते हैं, पानी को खींचते हैं, न्यूट्रिएंट को खींचते हैं। पहला पोषण हो। दूसरा, जिनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ग्रोथ या डेवलपमेंट यानी कि इनमें वृद्धि एवं विकास हो, वृद्धि एवं विकास हो, है ना? जैसे ये टेबल रखे रखे ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है, ना चौड़ी हो सकती है ना फैल सकती है, फिक्स रहेगी। लेकिन एक इंसान का बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, फिर इतना बड़ा बन जाता है। पेड़ पौधा जरा सा बीज होता है, उसमें से बरगद का पेड़ इतना बड़ा आ जाता है। तो ये किससे हो रहा है? वृद्धि और विकास से। तीसरा इनका सबसे बड़ा लक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न करना, यह प्रजनन कहलाता है। समझ गए? कोई भी जीव है वो अपने जैसा जब दूसरा जीव उत्पन्न करते उसको प्रजनन बोलेंगे। जैसे एक बीज उठा के आपने जमीन में डाल दिया तो उस बीज से उतना ही बड़ा पौधा बन गया, तो उस पौधे को बनाने वाला कौन था? बीज था। तो बीज का निर्माण जिस पौधे में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रजनन बोलेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे एलोवेरा आपने ले लिया, उसका आपने एक पत्ती या एक भाग काट के जमीन में गाड़ दिया, दूसरा वैसा ही पौधा बन जाएगा, ये भी प्रजनन है। मनुष्य के अंदर भी होता है, जीवों के अंदर भी होता है। हर जीव का वो लक्षण जिसमें वो अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न कर दे, क्या कहलाएगा? वो प्रजनन कहलाएगा। तीसरी चौथी चीज इसमें से आती है कि जिनके अंदर गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन या लोकोमोशन। अगर ये चीज है, ये भी एक लक्षण, चौथा लक्षण कहलाता है किसका? जीवों का। समझ गए? अगर ये चार लक्षण आपको किसी में, बेसिक चार लक्षण है दिखाई दे रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित जीव है। और अगर ये चार लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप समझ जाना वो किस में आ जाएगा? अजीवित में। नोशन और लोकोमोशन का मतलब है जैसे पेड़ होते हैं तो पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े खड़े हिलते हैं, उनकी पत्तियां हिलती हैं, तने हिलते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको बोलेंगे मोशन। लोकोमोशन का मतलब ऐसे मैं यहाँ से चल करके यहाँ तक आ रहा हूँ, ये क्या है? लोकोमोशन है। मेरे बॉडी के ऑर्गन ये हिल रहे हैं, ये मोशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? फिजिक्स की भाषा में मोशन होता है चलना। लेकिन यहाँ अगर हमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे पौधे हैं तो पौधों में, पौधे गति तो करते ही नहीं, गति का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो क्या पौधे जीवित में नहीं आएंगे? आएंगे, उनके अंदर भी गति हो रही है ना? इस तरीके की जो चार चीजें अगर आपको दिखाई दे रही, ये लक्षण किसका होगा? जीवों का, है ना? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जीवित जीवों का नहीं होता? आपको इनमें से तीन देगा, एक कोई चौथा दे देगा। समझ गए?
अब क्या बताना है आपको, नहीं होता तो आप चौथे वाले को टिक करोगे। आपको 3 लक्षण उसने कुछ और दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जीवित जीवों का होता है, एक इधर से दे दिया, पूछ लेगा आपसे। जब हम यहां जाते हैं अजीवित में, तो अजीवित के अंदर इतना तो समझ में आ गया कि ये वाले लक्षण इसमें नहीं आएंगे, ये तो इसमें नहीं आएगा ना, तो इनका भी कुछ अलग होगा। इनमें क्या करते हैं, यहां से दो चीजें दी गई हैं, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ को क्या बोलेंगे हम, मैटर। ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, जनरली एनर्जी की जो स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सामान्यतः ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है वो, भौतिकी या फिजिक्स। जैसे पृथ्वी से लगने वाला एक आकर्षण बल एक तरीके की ऊर्जा है, पंखे का चलना ऊर्जा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा है ना, बैटरी से उत्पन्न होने वाला जो करंट है ऊर्जा है, विद्युत के तार में फ्लो होना ऊर्जा है। लगभग करते हैं, या तो हम कर स्टडी करेंगे उसमें किसकी, एनर्जी की, या पदार्थ और एनर्जी के बीच अंतः क्रिया की, इंटरेक्शन की। दोनों की स्टडी जहां हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तीसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब हो गया जहां हम मैटर की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का अध्ययन जहां हम करते हैं, पदार्थ का अध्ययन जहां हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, समझ गए। विज्ञान क्या है, किसी वस्तु का या विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान को कितने भागों में बेसिकली डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, जीवित विज्ञान और अजीवित विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवों के वो लक्षण जिनकी वजह से हम जीव को जीव कह रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनमें पोषण हो सकता है, इनमें ग्रोथ हो सकती है, इनमें रिप्रोडक्शन होगा और इनमें मोशन या लोकोमोशन होगा। चार चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब उनको जीवित बोलेंगे। जिनमें ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको अजीवित बोलेंगे। जहां हम अजीवित विज्ञान की स्टडी करते हैं इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से फिजिकल साइंस। इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में स्टडी इसकी भी दो ब्रांचेस, पहली ब्रांच कौन सी है, फिजिक्स या भौतिकी, और दूसरी ब्रांच कौन सी है, केमिस्ट्री। जहां हम ऊर्जा का अध्ययन करेंगे या पदार्थ और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे उसको भौतिकी बोलेंगे, और जहां पर हम मैटर या पदार्थ का अध्ययन करेंगे उसको केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, दोनों में से हमने निकाला सबसे पहले किसका अर्थ समझा, साइंस का। साइंस में से निकल के आया पहला वर्ड, इसको हमने क्या बोला, लिविंग साइंस। लिविंग साइंस या जीव विज्ञान। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि आखिर जीव विज्ञान की स्टडी सबसे पहले किसी ने तो की होगी, तो ये करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फादर, फादर ऑफ लिविंग साइंस, या इसी लिविंग साइंस को एक शब्द दिया जाता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान का ही दूसरा शब्द क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी किससे मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लिविंग और लोगोस का मतलब स्टडी। किसी जीवित का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब ये बायोलॉजी के या लिविंग साइंस के हैं, इसके फादर ऑफ बायोलॉजी यह बोला जाएगा एरिस्टोटल या फिर अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी अपनी, और इस बुक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और उसमें उन्होंने जीवों के बारे में सबसे पहले लक्षण देना शुरू किया या उनका बारे में बताना शुरू किया, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इनका फादर बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विषयों का कोई पिता है तो वो कौन है, अरस्तु।
ठीक है, इसका समय काल जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का काल था, लगभग लगभग समकालीन ये भी थे वहां पर, यानी वही 320 ईसा पूर्व या बीसी के अंदर। और 320 ईसा पूर्व में रोम के अंदर साम्राज्य उधर किसका था? सिकंदर का, है ना, अलेक्जेंडर का। तो अलेक्जेंडर के समय में अलेक्जेंडर के गुरु का नाम था अरस्तु, और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास थी? तो वो अरस्तु के पास थी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कोई विश्वविद्यालय अगर कहीं पर था तो वो भारत में था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसके हेडमास्टर कौन थे? चंद्रगुप्त, वो कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, अब देखो ये जो बायोलॉजी शब्द निकल के आया, तो बात क्वेश्चन ये भी आता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, या बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? बायोलॉजी शब्द देने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था ट्रेवेरियस और दूसरे का नाम था लैमार्क। तो ट्रेवेरियस और लैमार्क नामक दो व्यक्तियों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया कि जहां पर साइंस का एक ऐसी शाखा बनाई जाए जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। अब जब यहां तक हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिर जीवों का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या बायोलॉजी के भी ब्रांच हो सकते हैं? तो इसके भी बहुत सारे ब्रांच हैं। सबसे पहले बेसिकली इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट में क्या सा? जीव जो होते हैं, बायोलॉजी अध्ययन किसका है? जीवों का। तो जीवों के भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक तरफ आते हैं, इनको हम बोलते हैं पादप, पादप बोले तो प्लांट। दूसरे तरफ होते हैं, इनको बोलते हैं जंतु, जंतु बोले तो एनिमल। ठीक है, दो बेसिक डिफरेंस सब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक तो जंतु और दूसरे पादप। अब एक बार पीछे से फिर रिवाइज करके समझ लो। साइंस पहले आया। साइंस का मतलब क्या है? किसी वस्तु का सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाएगा। ये जो विज्ञान है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जीवित विज्ञान और अजीवित विज्ञान। जो जीव विज्ञान है इसमें जीवों का अध्ययन करेंगे। अजीव विज्ञान जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के अंदर जीवों के लक्षण चार: पोषण हो, वृद्धि और विकास हो, प्रजनन हो, गति हो। अजीवित विज्ञान के अंदर इसके भी दो पार्ट हो गए, एक जहां पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री, और जहां पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन, दोनों की अंतर क्रिया या ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं, उसको फिजिक्स। यानी एक फिजिकल साइंस और दूसरा लिविंग साइंस। जो लिविंग साइंस है, इस लिविंग साइंस का ही दूसरा नाम क्या दिया गया? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे? ट्रेवेरियस और लेमार्क। ये शब्द किस किस से मिलके बना है? बायोस और लोगोस से, यानी लिविंग और स्टडी करना। जहां पर भी लोगो शब्द जुड़ा हो समझ जाना स्टडी करना उसकी, और स्टडी से ही बना है लोगोस से लॉजी। तो जितने भी, जैसे सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, है ना, और बायोलॉजी जीव विज्ञान, ऐसे ही करके हर चीज के अंदर जिनमें लॉजी लगा होगा वो शब्द किसका है? अध्ययन करने का मतलब है। तो जीव विज्ञान के फादर किसको बोला जाएगा? अरस्तु को। अरस्तु का समय काल लगभग 320 ईसी। इससे रिलेटेड इनकी किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने जीवों के बारे में सबसे पहले बताया। अब आते हैं कि जो जीव हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा? प्लांट, और दूसरा एनिमल। कैसे डिफाइन करोगे कि कोई एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है? इनके बीच का बेसिक डिफरेंस, वो तो इंटरनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया, उसके अलावा भी और, हाँ, ये सबसे बड़ी प्रोसेस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है फूड हैबिट के बेस पर। फूड हैबिट या खाद्य आदत के बेस पर। जितने भी प्लांट होते हैं इन प्लांट को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी एनिमल होते हैं इनको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि परपोषी। परपोषी मतलब जो अपना भोजन
दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों से ग्रहण करते हैं। जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करेंगे उनको बोलेंगे जंतु, और जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उनको बोलेंगे पादप या प्लांट। हाँ, हम सब लोग किस में आएंगे? एनिमल के अंतर्गत। बाकी और जितने भी भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे किस में आ जाएंगे? प्लांट के अंदर। साइंस की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट, इसको हम बोल देते हैं बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जहां पर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीवों का अध्ययन या जंतुओं का अध्ययन, जीवों नहीं सॉरी जंतुओं का अध्ययन, इसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी। ठीक है ना? जू मतलब एनिमल, और लॉजी शब्द किससे बनाएगा? लोगोस से, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो एनिमल की स्टडी क्या कहलाएगा? जूलॉजी। क्लियर है? अब देखो, जब बॉटनी की स्टडी हम जहां से कर रहे हैं तो स्टडी करने वाला कोई पहला व्यक्ति तो होगा, तो यहां से आता है फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के पिता कौन हैं? इनका नाम आता है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाएगा? थियोफ्रास्टस को। जब जूलॉजी में हम जाते हैं तो इसके फादर पूछे जाते हैं, तो इसके फादर फिर से वही आ जाते हैं, कौन? अरिस्टोटल। एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल की बुक का नाम भाई हिस्टोरिया एनिमेलिया। जब ये शुरुआत यहां से हो रही है तो इनकी भी बुक का नाम, थियोफ्रास्टस, इनकी बुक का नाम जो था ये था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। समझ गए? यहां से जहां पर हम पादप की स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बॉटनी। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। आपके यहीं से 4-5 क्वेश्चन बन गए। समझ लो, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाएगा? थियोफ्रास्टस को। बॉटनी में लिखी गई सबसे पहली किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? थियोफ्रास्टस। कैसे भी घुमा के पूछेगा। आते जंतु। जंतु कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? जंतु। इनकी स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी। जूलॉजी के पिता कौन है? अरिस्टोटल की किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया। समझ गए? अब दूसरी चीज देखो, यहां से बात की हमने किसकी? फूड हैबिट की। तो फूड हैबिट की बात यहीं खत्म नहीं होती एक्चुअल में। फूड हैबिट के बेस पर कई सारे टाइप आते हैं। सबसे पहले आते हैं, इनको बोलते हैं हम होलोजॉइक। होलोजॉइक। दूसरे आते हैं, इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट। तीसरे होते हैं, इनको बोलते हैं हम पैरासाइट। और चौथे आते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। समझ गए? पहले को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। इन ये जो तीनों हो गए, इन तीनों पे ये डिपेंड दूसरों के ऊपर है। इन तीनों को किस में रख देंगे हम? हेट्रोट्रॉप्स में, क्योंकि ये परपोसी हैं, दूसरों से ले रहे हैं भोजन। ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स में कौन आ गए? प्लांट्स, क्योंकि भोजन ये अपना खुद बना रहे हैं। इनमें प्लांट में फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। समझ पा रहे हो यहां तक? कोई समस्या? समझ पा रहे हो? क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है?
पौधे अपने जड़ों के माध्यम से खींचते हैं H2O, पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं CO2। पत्तियों में एक होता है इनमें पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि किसके प्रेजेंस में? सन लाइट के प्रेजेंस में। ये बनाएगा अपना भोजन। जो भोजन जिस रूप में बनाता है वो बनाता है C6H12O6 के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसके अलावा जो बचा हुआ होगा वो छोड़ देंगे ये H2O, और बचे हुए चीजें छोड़ते हैं ये ऑक्सीजन, और साथ में देते हैं एनर्जी। एनर्जी को किस रूप में देते हैं? इसको बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितने भी जीवित जीव हैं सभी के अंदर ऊर्जा की इकाई क्या कहलाएगा? ATP। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइंस के शब्द हैं, जितना मुंह से बोलते जाओगे उतना इजी होते जाएंगे। हिंदी इसकी कुछ नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, एडिनोसिन सबस्टेंस हो गया, फॉस्फेट भी एक पदार्थ हो गया, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज। पौधे ऐसा क्यों कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर लेते? उनके करने का एक सबसे बड़ा कारण है उनमें इसका प्रेजेंस होना, क्लोरोफिल। ठीक है ना? तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? पौधे का प्रत्येक वो भाग जो हरा है, जहां कहीं भी हरा भाग उसका मिलेगा उसके अंदर मिलेगा। मेनली कौन से मिले, किस में मिलेगा? ये लीव्स में। लीव्स से यानी कि पत्तियों में। तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस में पाया जाता है? पौधों में। पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश में से भी ये कौन से कलर लेते हैं? ये लेते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, नीला और हरा। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग आते हैं। उन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्ब किसको करेंगे? इन 3 रंगों को। और 3 रंगों को एब्जॉर्ब करके किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। वहां से ये क्या करेंगे? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन किसके फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? CO2। ठीक है, CO2 लेकर के अपना भोजन किस रूप में बनाएंगे? ग्लूकोज। और इससे इनको क्या मिलता है? एनर्जी। जीवित जीवों के अंदर एनर्जी की इकाई क्या कहलाती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? यूनिट ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे हम? ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आते हैं इन पर। सबसे पहले आए होलोजॉइक। पार्ट किसका? ये हेटेरोट्रॉफ, मतलब इतना समझ में आ रहा है ये दूसरों पे डिपेंड है, खुद का भोजन नहीं बनाएंगे। दूसरों पे डिपेंड है ऐसे जीव जिनके अंदर आहार नाल होती है। आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। जिन जीवों के अंदर एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होगी वो क्या कहलाएंगे? आपके होलोजॉइक। जैसे मनुष्य। मनुष्य की आहार नाल या मुंह से शुरू होता है पूरा, ये गले तक, यहाँ से पेट, उसके बाद आते हैं छोटी रेक्टम, एनस तक पूरा जाता है। तो अगर ऐसा किसी के अंदर ये प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे? होलोजॉइक। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के सोच के बताओ, कुत्ता किस में आएगा? होलोजॉइक में। गाय, है ना? सीधा ऐसे याद रखो, जो मुख के थ्रू भोजन लेते हैं क्या कहलाते हैं वो? समझ गए? मुख के थ्रू भोजन। शेर, भेड़, हिरन, मनुष्य, मेढक, होलोजॉइक। सांप, होलोजॉइक। मगरमच्छ, सब मुख से भोजन ले रहे हैं। जब मुख से भोजन जाएगा तो इनके आहार नाल में पहुंचेगा, और आहार नाल होने की वजह से इनमें मिलता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे जीव जिनमें आहार नाल या डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है क्या कहलाते हैं? होलोजॉइक। दूसरा आता है इसके बाद में सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब जो डेड कार्बनिक मटेरियल के ऊपर
डेड कार्बनिक मटेरियल से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। डेड कार्बनिक मटेरियल का मतलब है जो सड़ा गला पदार्थ डला हुआ है कहीं पर, या कोई मृत जीव डले हुए हैं, उनके ऊपर जितने भी जीव पनपते हैं वो सब किस में आते हैं? सैप्रोफाइट में। ठीक है, जैसे आप ब्रेड या रोटी को जमीन पर डाल दो, फफूंद लग जाएगी उसके ऊपर, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पनपना शुरू हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे? सैप्रोफाइट। गोबर जमीन में डला रहता है, धीरे धीरे उस पर कीड़े पनपते हैं, उसको खत्म करके खा के मिट्टी में मिला देते हैं। आपने देखा होगा पशु मर जाते हैं, हम खींच के खेत में फेंक देते हैं, धीरे धीरे वो पशु सड़ करके और पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। पेड़ की लकड़ी डली हुई है, वो लकड़ी सड़ना शुरू हो जाती है। तो जो भी सड़ाने गलाने या मरी हुई या बेकार चीजों के ऊपर जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, जैसे कोई पशु मर के गिर गया, अब उसको कुत्ते भी खा रहे हैं, भेड़िए भी खा रहे हैं, लोमड़ी भी खा रही है। ये कुत्ते भेड़िए लोमड़ी जो खा रहे हैं वो मुख के थ्रू खा रहे हैं, ये किस में जाएंगे? भले ही वो डेड को खा रहे हैं लेकिन वो मुख से भोजन ले रहे हैं, किस में जाएंगे वो? ठीक है ना, वो मृत के ऊपर डिपेंड है। कुत्ते को अगर मृत मिल जाए तो भी खा लेगा, और जिंदा चूहा मिल जाए तो उसको भी लपक लेगा, दोनों ही करता है ना वो काम। तो ऐसे ही वो किस में आएगा? होलोजोइक की कैटेगरी में। तो इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल? ये जनरली होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, या जिनको बोलते हैं डीकंपोजर, डीकंपोजर यानी अपघटक। तो डिकम्पोजर, अपघटक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे किससे भोजन अपना ग्रहण करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से, है ना। जैसे फंगस यानी कि कवक जिनको हम बोलते हैं, किस में आएंगे? वो सैप्रोफाइट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, अपघटक निम्नलिखित में से किस समूह में आते हैं? सैप्रोफाइट या मितोपजीवी में। समझ पा रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक का उदाहरण है? पौधे, भेड़िया, मनुष्य, कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक होलोजोइक का उदाहरण है? सूक्ष्म जीव, अपघटक, कवक, कुत्ता। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है ना? आम का पौधा, कवक और भेड़िया और बैक्टीरिया। आम का पौधा, सिंपल हो गया। समझ पा रहे हो? तीसरे आते हैं कौन? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है ऐसे जीव, ऐसे जीव जो दूसरों से उनका पचा हुआ भोजन चूसते हैं, सीधे पचा हुआ भोजन चूसते हैं। ठीक है, इनमें भी आहार नाल मिलेगी लेकिन कैसी? पाचन नहीं होगा, सीधा पचा पचा है। जैसे मच्छर मिल गया आपको, तो मच्छर ने क्या किया? आपके खून को सीधा चूसा, उस खून से एनर्जी ले ली खुद। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज में एनर्जी जितनी भी है उसने ले ली। ऐसे ही जोंक होती है, भैंस के ऊपर चिपक जाती है, खून चूसती है सीधा। हमारे बालों में जुएं हो जाते हैं, खून चूसते हैं सीधा, है ना। तो जो दूसरों से सीधा पचा हुआ भोजन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जो दूसरों से पोषक पदार्थ लेते हैं, एग्जाम्पल जू, जोंक, मच्छर इत्यादि। मस्सा पैरासाइट होता है, मस्से चिपक जाते हैं, वो भी खून चूसते हैं सीधे, पैरासाइट होता है वो भी, है ना। हाँ, तो ऐसे जितने भी जीव होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पैरासाइट। एग्जाम्पल याद कर लो इनके, मस्सा हो गया, जोंक हो गई, जू हो गई, खटमल हो गया। खटमल भी होते हैं ना, बिस्तर में हो जाते हैं लोग, लेटते हैं, उनके खून चूसते हैं, काटते हैं। मच्छर काटता है तो सीधा हमारा खून चूसता है। भैंस का या जीवित जीवों का खून चूसेगा। पैरासाइट में कुछ पौधे भी पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे अमरबेल, अमरबेल, कसकुटा, कसकुटा, ये भी पैरासाइट हो सकते हैं। एक पैरासाइट का दूसरा और एग्जाम्पल होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं।
वो चूसते नहीं है, वो खा ही जाते हैं उनको सीधे। जैसे कीड़े मकोड़ों को खाने वाले कुछ जीव होते हैं, इनको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। इसका एक एग्जाम्पल है, सॉरी, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का मतलब घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा का मतलब है कि इसकी जो पत्ती होती है, ये पत्ती कुछ इस तरीके की बन जाती है, ऐसे नीचे होगी और ऊपर की तरफ ऐसे एक लिड रहता है, ढक्कन। अब यहाँ ऊपर इस पर नेक्टर वगैरह होगा, सुगंधित पदार्थ और चिपचिपा मटेरियल, उसको देख करके कीड़ा कोई आकर्षित होता है, आके उस पर जैसे ही बैठेगा, ऊपर का ढक्कन बंद। इसके अंदर होते हैं सीलिया, ऐसे छोटे छोटे रोम्स होते हैं ये। तो जैसे ही ये ढक्कन बंद हुआ, सीलिया उनको नीचे की तरफ ढकेल देंगे, उसको खा लेगा पूरा और खा के छोड़ देगा। ऐसे पौधे कहाँ मिलते हैं हमें? ये उस जगह पर मिलेंगे जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनका आउटर कंकाल, बाहरी कंकाल, जिसको आउटर स्केलेटन बोलते हैं, वो किससे, प्रोटीन वगैरह से बना होता है, और प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो ये उनको खा के उनके कंकाल से प्रोटीन ग्रहण करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो जनरली ये दलदली क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वाटर लॉग की सिचुएशन होगी, उस जगह पर ही आपको ऐसे पौधे मिलेंगे। ठीक है, हालांकि भोजन अपना वो खुद बना रहे हैं, लेकिन उनको जो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उन पोषक तत्वों की पूर्ति वो किससे करते हैं? कीड़ों को खा करके। समझ गए? सो यहीं से शुरू कर रहे थे साइंस। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा? अरस्तु की किताब का नाम। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी किससे बना है? बायोस का मतलब लिविंग, लोगोस का मतलब, ये टर्म किसने दिया था? ट्रेवेरियस और लैमार्क। ये दोनों कौन है, भूल न जाना बाद में, दो वैज्ञानिक। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ट्रेवेरियस और लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं? पादप और जंतु। पादपों का मतलब कौन हो गया? जो स्वपोषी होते हैं। जंतुओं का मतलब कौन हो गया? परपोषी होते हैं। स्वपोषी ये भोजन अपना खुद बनाते हैं, परपोषी भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। इनका पादपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट, क्या कहलाएगा? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम थियोफ्रास्टस, है ना। इनकी किताब का नाम, जंतु जो होते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स कौन करता है? जूलॉजी। जूलॉजी में जू और लॉजी, एनिमल की स्टडी। फादर कौन इनके? अरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, यहीं से दोनों चीजें ये भी याद कर लो, लगे हाथ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर, इसके फादर कौन होंगे? लेवोजियर, एंटोनी वॉन लेवोजियर। फिजिक्स, भौतिकी के फादर, इसके पिता हैं न्यूटन। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम इनका। समझ गए? तो चारों के पिता याद हो गए। अब फूड हैबिट के बेस पर पौधे जंतु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के। बेसिकली 2 प्रकार के, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस में? होलोजोइक, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेशन सिस्टम है। यानी इनकी विशेषता ये होगी कि ये रॉ फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से फिर उसका पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद ये उसको बदल देते हैं सिंपल फूड मटेरियल में। किसमें बदल देंगे? सिंपल फूड मटेरियल के अंदर। ठीक है, दूसरे आते हैं सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी, जो किससे भोजन लेंगे? अपना मृत कार्बनिक पदार्थों से। डेड कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन, कहाँ से कौन कौन आते हैं इसके अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, डिकम्पोजर और फंगस। ठीक है, फंगस ब्रेड पे लगती है, ये जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर खा पी के खत्म करते हैं। एक तरीके से जो सैप्रोफाइट होते हैं, ये हमारी जो नेचुरल साइकिल है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे जीव और पौधे किससे बन रहे हैं? इस जमीन के पोषक तत्वों को लेकर।
और जब वो जीव मरेंगे तो ये लोग उनको डिकम्पोज करके वापस से जमीन में फिर मिला देते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, जमीन से न्यूट्रिएंट लिए एनिमल्स ने, एनिमल्स मरे तो डिकम्पोजर ने वापस से फिर कहाँ मिला दिया, जमीन में। तो साइकिल को पूरा करते हैं। पैरासाइट ये रॉ फूड मटेरियल नहीं लेंगे, ये पचा हुआ सीधा मटेरियल लेते हैं, खून चूसते हैं जैसे, उसके एग्जाम्पल जैसे जूं, जोंक, मच्छर, अमरबेल, कस्कोटा, ये सब। पौधों में तो खून नहीं होता, लेकिन अमरबेल जो होती है इस तरीके की, इसके अंदर ऐसे कांटे से होते हैं, कांटे से, इनको बोलते हैं सकर, और ये पौधे की टहनी में जमा देते हैं और उसमें आने वाले पूरे फूड मटेरियल को ये चूसना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पौधा सूखना शुरू कर देगा, अमरबेल उस पर हरी हो जाती है, पूरे पर फैल जाती है, बड़ा हो जाएगा और पौधा सूख जाएगा। कुछ पौधे होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ये कीड़ों को खाते हैं, कीड़ों को खा करके अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, पिचर प्लांट या घटपर्णी पौधा। बाकी के सारे पौधे होते हैं ये ऑटोट्रॉफ, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। भोजन बनाने की प्रोसेस इनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा, पत्तियों में। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल किसके प्रेजेंस में करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट में कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 रंग के यूज करते हैं। जमीन से इन्होंने CO2 ली पत्तियों के द्वारा, जमीन से सॉरी H2O लिया, पत्तियों के द्वारा CO2 लिया, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाया, उसका नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन, उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए पौधे ऑक्सीजन के सप्लायर हैं। इनसे निकली ऑक्सीजन कौन लेंगे, ये बाकी के सारे एनिमल्स। ठीक है, तो यहीं से लगे हुए ये भी समझ लो कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का प्लांट से दूसरा लक्षण क्या है, प्लांट में मिल रहा था फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स में मिलता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन का मतलब क्या है, भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होना, दहन होना, कंबसन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, श्वसन बोलेंगे। श्वसन कहाँ होता है, यह होता है सेल में। सेल में भी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होगा ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसके अंदर जो होता है ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। इसकी प्रोसेस क्या होगी, फोटोसिंथेसिस को अपोजिट कर दो, क्या लिया हमने, C6H12O6, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये जब टूटेगा बनेगा CO2 प्लस बनेगा, H2O प्लस बनेगी, इसमें ATP कितनी बनेगी, तो 6 CO2 बनेंगे, 6 H2O बनेंगे और लगभग 38 ATP बन जाती है। ATP फिर से क्या हो गई, यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में एनर्जी आ रही है किसके रूप में, इसके रूप में। अब इसके बेस पर जो रेस्पिरेशन है इसके भी 2 टाइप, एक को बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, दूसरे को बोलेंगे अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलेंगे एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कब होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या हो जाएगा, पूर्ण दहन, पूरी तरीके से जल जाएगा। जब पूर्ण दहन होगा तो इसमें ATP निकलेंगी 38 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ये, समझ पा रहे हो, अनुपस्थिति में होगा। यहाँ क्या होगा, भोजन का अपूर्ण दहन,
अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबसन। अपूर्ण दहन होगा तो मिलेंगी हमें मात्र 2 ATP। समझ गए? ये वाला कहाँ पर हो रहा है? ऑक्सी माइटोकॉन्ड्रिया में। अनऑक्सी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। आगे बताएंगे साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। प्रोसेस इसकी समझ गए ये वाली। यानी हम क्या कर रहे हैं, पौधों से बना हुआ ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को ले रहे हैं, पौधे क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को ले रहे हैं और वो उससे ग्लूकोज बना के हमें दे रहे हैं। तो हमारे लिए फूड का मेन सोर्स कौन है? प्लांट। ठीक है, और प्लांट किसका है? सपोज ही है, वो खुद से बना लेते हैं। समझ गए? तो एक बेसिक क्लास थी आज ये बायोलॉजी की। कल हम इसमें से करेंगे, फिर वापस से आगे चलेंगे किस पर? बायोलॉजी में से या तो बॉटनी शुरू करेंगे या जूलॉजी में से कुछ भी एक टॉपिक शुरू करेंगे, फिर इसकी ब्रांच बताएंगे आगे कैसे कैसे ये हुआ, इसमें कैसे कैसे स्टडी करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं सबको? कोई समस्या? चलो, थैंक यू।